बहुत स्वागत एक बार फिर आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वादा खिलाफी पर, कैसे खड़गे साहब ने अपनी पार्टी को एक्सपोज कर दिया। आइए अब जरा बात करते हैं महाराष्ट्र के इलेक्शन की। महाराष्ट्र में अभी एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने उद्धव ठाकरे को बहुत समझाया था कांग्रेस पार्टी के साथ जाने को लेकर के। मैंने कहा था कि मत कीजिए, ये फैसला गलत है। ऐसा वो ऑन रिकॉर्ड पहली बार बोल रहे हैं, क्योंकि क्या है उनके ऊपर इल्जाम क्या लगाती है उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना। ये 2 साल हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार में शामिल नहीं थे। शरद पवार भी, अजीत पवार उस वक्त सब एक थे। शिंदे साहब के पास अर्बन डेवलपमेंट का मंत्रालय था, बड़ा मंत्रालय था। बल्कि अभी कार्यक्रम में मुंबई में आदित्य ठाकरे ने यह कहा कि कोई चीफ मिनिस्टर ये विभाग छोड़ता नहीं, हमेशा अपने पास रखता है। हमने एकनाथ शिंदे को दिया था, इतना भरोसा करते थे। उस 2 साल की सरकार में आपको कोई इशू नहीं था। 2.5 साल में जब आपको लेकिन मौका मिला सीएम बनने का, बीजेपी ने आपको लालच दिया, आप लालच में आ गए। तो इस पर एक पक्ष जो है शिंदे का, पहली बार आया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का, उसको सुनना चाहिए। फिर और भी खबरें हैं महाराष्ट्र में, कैसे अब पवार परिवार पूरी तरीके से टूट गया, ऐसा अजीत पवार बता रहे हैं खुद। लेकिन पहले एकनाथ शिंदे की बात। जब राज्य में महाविकास आघाड़ी एमवीए की सरकार थी, उसमें भी मैं था। लेकिन जो सरकार बनी थी वो बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा के विरुद्ध बनी थी। शिवसेना भाजपा का गठबंधन था, गठबंधन की सरकार होनी चाहिए थी। हमने हमारे मुखिया को बहुत काफ़ी समझाया, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री सीएमशिप पाने के लिए कांग्रेसियों के साथ गठबंधन कर दिया, गठजोड़ कर दी। निजी स्वार्थ जागरूक होने के बाद मोह माया के जाल में फंस गए और सरकार उन्हीं के साथ बना दी। लेकिन हमारी लाख कोशिशों के बावजूद नहीं हुआ और दुर्भाग्यवश हमारे शिवसेना पार्टी का जो नुकसान हो रहा था, शिव सैनिकों का नुकसान हो रहा था, और शिवसेना पार्टी खत्म होने के कगार पर जब चलने लगी, तब हमने निर्णय लिया कि इस महाराष्ट्र की जनता की आवाज़ क्या है। महाराष्ट्र की जनता को शिवसेना भाजपा का गठबंधन सरकार चाहिए। और हमारे विधायक जो है वो भी काफ़ी त्रस्त थे, उनके चुनाव क्षेत्र में कुछ काम नहीं हो रहा था, और इसलिए हमने सरकार पलट दी। सरकार पलटने पर अब जो वो सफाई दे रहे हैं, इस पर हम लोग बात करें। देखिए, एक तो उन्होंने कहा कि जो जनता ने वोट दिया था वो बीजेपी शिवसेना के गठबंधन को दिया था, ये बात सही है। उसके बाद शिवसेना दूसरी ओर चली गई। ऐसा लेकिन कोई देश में पहली बार हुआ, वैसा भी नहीं था। फिर उन्होंने कुछ शब्द इस्तेमाल किए कि मोह माया, लालच, उद्धव ठाकरे लालच में आ गए, सीएम बनने के लालच में आ गए। तो यही तो उनसे अब कहा जा रहा है। आप जो अब मुख्यमंत्री बने बीजेपी के साथ जाकर के, तो आप कौन सी सद्भावना में जाकर के बने? यहाँ कोई मोह माया, कोई लालच नहीं थी। विजय जी, मुझे लग रहा है ठीक ही बोल रहे होंगे वो, क्योंकि 2 साल वो इस चिंतन में और पश्चाताप में रहे जब उद्धव सरकार में मंत्री रहे, और वो भी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को। समीर साहब जानते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट पीड़ा उनके चेहरे पर रही 2 साल तक। और उस पीड़ा को खत्म करने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र के हित में, राष्ट्र के हित में ये फैसला किया कि वो खुद ही मुख्यमंत्री बने। उसके लिए जो भी संभव हो, जो भी करना पड़े, चाहे वो अपनी विचारधारा वाली पार्टी को तोड़ना पड़े या जिस पार्टी ने उन्हें नेता बनाया उसको तोड़ना पड़े, तो चलता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि उनको पीड़ा है इस बात की, और अब वो इस पीड़ा को कैसे आगे वैसे तो ये हंसी मजाक की बात होगी सर, लेकिन सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट, माने कि ये चाहते थे बीजेपी के साथ जाना, क्या कर लेते अगर अपने 5-7 लोग लेकर के जाना चाहते तो जाते। उस पर सारे कानून लग जाते इनके ऊपर, डिस्क्वालीफाई हो जाते। डिस्क्वालीफाई की तलवार तो उनके ऊपर आखिर वक्त तक लटकती रही, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक फैसला नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है वो केस। तो अगर इस तरीके से सोचें डेविल्स एडवोकेट उनकी तरफ से कि भाई मैं जब इस पोजीशन में आया कि मैं कोई कदम ले सकता था, तब मैंने कर लिया, तब मैंने किया। ठीक है, और तब तक आप मुझे मंत्री बना के रखे हुए थे, मैं था। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक राजनीतिक कदम के तौर पर उन्होंने किया, और ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण फैसले के नहीं, बड़ा राजनीतिक कदम था कि शिवसेना जैसी बड़ी पार्टी, जिसे हम विचारधारा वाली पार्टी कहते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई तोड़ता है, बागी होता है और इस तरह से सरकार बनाता है, तो वो बड़ा कदम होगा। उसे आसान नहीं मानिए आपकी भारतीय जनता पार्टी को तोड़ ले। ऐसे ही एक जमाने तक शिवसेना पार्टी थी, और शिवसेना में इतनी बड़ी संख्या में 40-45 विधायकों को एक साथ ले आना, उनको कन्विंस करना,
अब इसमें आप कहेंगे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ने मदद की होगी, भारतीय जनता पार्टी ने मदद की होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी मदद तब करेगी जब आपके पास दुकान हो, आपके पास ताकत हो। जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि आप एक ऐसी स्थिति में हैं कि आप उसको तोड़ के कुछ बना सकते हैं, इतने लोगों को कन्विंस करके लाना कर सकते हैं, ला सकते हैं, तब ये काम किया गया। लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा होता रहता है। अब तो ये बहस अब खत्म कर देनी चाहिए। अब तो चुनाव के बाद फिर क्या होगा, किसकी पीड़ा कब झलकेगी, वो उस पर चर्चा कीजिए। फिर भी लेकिन शिंदे साहब के स्टेटमेंट पर देखिए, राजनीति में जब एकनाथ शिंदे ने जो बगावत की, उसने ये बताया, उद्धव ठाकरे को सिखा दिया है कि अपने किसी भी नेता पर या अपने किसी भी सेनापति पे आप बहुत ज्यादा अंधविश्वास मत कीजिए। जब कांग्रेस अपने बेटे को फिर बेटे बेटी को फिर और बढ़ाएंगे। बिल्कुल, देखिए जब कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और एक का जब शिवसेना का तय हुआ कि जाएंगे, तो मातोश्री पे बैठक बुलाई थी। उसके अंदर सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे, संजय राउत, आनंदराव अड़सुल, आदित्य ठाकरे, रश्मि ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ये सब बैठे थे और उसमें तय हुआ कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं कांग्रेस और एनसीपी के साथ। हाँ, कांग्रेस एनसीपी का सरकार हम बनाने जा रहे हैं। और जब सरकार बनी तो एकनाथ शिंदे को बुलाकर उद्धव ठाकरे ने कहा था कि आपको अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देखना है और आप विधायक दल के नेता भी बनेंगे। एकनाथ शिंदे को सदन में विधायक दल का नेता भी बनाया गया और उद्धव ठाकरे ने विधायकों की बैठक में यह कहा कि रूटीन के काम के लिए आपको एकनाथ शिंदे के पास जाना है। पार्टी के वो बड़े नेता है, विधायक दल के नेता है, बहुत कोई जरूरी काम होगा तो आप मेरे से संपर्क करना, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे पास बाकी काम देखना है। सारे अधिकार एकनाथ शिंदे के पास है, पार्टी के जो निर्णय होंगे एकनाथ शिंदे लेंगे। आपने उसको इतना अधिकार दिया कि सारे विधायक एकनाथ शिंदे के पास जाते रहे। एकनाथ शिंदे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का आनंद लेते रहे। विधानसभा के अंदर जब बात उठती थी, जब देवेंद्र फडणवीस और बाकी जो विपक्ष के नेता थे वो जब आरोप लगाते थे, तो पार्टी की तरफ से मोर्चा कौन संभालता था? एकनाथ शिंदे संभालते थे। एकनाथ शिंदे के उस समय के मराठी के जो स्पीच हुई है सदन के अंदर, वो निकाल के जनता को सुनना चाहिए। नेता भूल जाते हैं कि मैंने उद्धव ठाकरे ने सब दिया, इनको सब कुछ दिया ना, विधायक दल का नेता बना दिया। विधायकों से कहा कि आपको इनके साथ ही संपर्क में रहना है, आपको वही गले की फांस बन गया। तो यही हुआ कि सब विधायक उनके पास रहे। और जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप आओगे और आप मुख्यमंत्री बनोगे, तो उन्हें लगा कि अब भाई मैं भी मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी है। और जब ये मुख्यमंत्री बनकर आए तो उनका पहला बयान क्या था कि जब सरकार बन रही थी तो मुझे लग रहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा सीनियर मोस्ट होने के कारण, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे ने भी जब मुख्यमंत्री बनाया था तो नारायण, अगर उस वक्त उद्धव ठाकरे इनको मुख्यमंत्री बना देते तो 5 साल चलने 100% चलाते। उन्होंने बयान दिया आधिकारिक रूप से कि जब बाला साहेब ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनाया था तो सब मनोहर जोशी को बनाया, उसके बाद नारायण राणे को बनाया। उद्धव ठाकरे अगर मुझे मुख्यमंत्री बना देते तो पार्टी का सबसे सीनियर लीडर में था। अब जरा पवार परिवार की बात कर लेते हैं। पवार परिवार पर आप बोल लीजिएगा ना। नहीं, ये ऐसा है। अच्छा, आप करना चाहते हैं कुछ? वो एक साथ बात हो जाएगी, क्योंकि एक दो बयान है वो सुना देता हूं। आप इस पर ही बोलना चाहते हैं तो बोल लीजिए। अच्छा, नहीं, मेरा कहना यह है कि इसका मूल्यांकन ऐसे करिए कि अगर भाजपा शिवसेना की सरकार होती तब शिंदे का एक्शन क्या होता। ये जो कुछ भी बोल रहे हैं वो तो बाई प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति उद्धव ठाकरे, जिसने केवल सत्ता के लिए संपूर्ण मूल्यों से, शिवसेना के संपूर्ण आधार सिद्धांतों से, जिसने अपने विचार से पूरी तरह मतलब सौदा जो उसका परित्याग करके विपरीत दिशा में चला गया हो, उसका साथी अगर बगावत विरोध करके कह रहा है कि हमने उनको समझाया था, ये तो संभव ही नहीं है कि अगर ये कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए हो तो शिवसेना के विधायकों ने उसको सहजता से स्वीकार किया। वो तो ठीक है, वो तो उन्होंने स्टेटमेंट बताया ना। नहीं, स्टेटमेंट मुझे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? मैं मुझे याद है, सुनिए, भगवान का विषय नहीं है, सुनिए। और उद्धव ठाकरे भगवान हो गया, दे दिया। भगवान की बात एक सीनियर नेता को अगर आप पार्टी का अधिकार देते हैं तो आप भगवान हो गए क्या? 2.5 साल दूसरी पार्टी महाराष्ट्र, सुनिए, महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आप बोल रहे हो, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रहे हो, घटनाएं मुझे भी पता है सर, हमला कर रहे हो। अरे भाई, घटनाएं मुझे भी पता है, हम लोग भी राजनीति पर नजर रखते हैं। 55 विधायक में से 40 विधायक जिसके साथ आ गए हो, 19 सांसदों में से 13 सांसद, सुनिए, 13 सांसद, वो आदमी बिल्कुल अनैतिक हो गया और उद्धव ठाकरे ने सब कुछ दे दिया। तो उद्धव ठाकरे ने पूरे महाराष्ट्र की जनता को, जिन्होंने भाजपा शिवसेना को बहुमत दिया था, उसके साथ धोखा किया। उनके बारे में कोई भी बात, अरे भाई, अजित पवार की बात नहीं, अभी एकनाथ शिंदे की बात। अच्छा, चलिए, सारी दुनिया का विषय इसमें ले आते हैं। हम लोग बात करें शिवसेना में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की, अजित पवार की बात होगी, उस पर अलग चर्चा की जाएगी।
उस पर अलग भारतीय जनता चर्चा पार्टी की ने जाएगी। धोखा दिया, बोलो ना। किसी को भी सामने बोलो, खलनायक भारतीय जनता बनाना, पार्टी ने धोखा दिया। उसकी सच्चाई से अलग बोलो, होकर भारतीय जनता किसी पार्टी पे- ने धोखा दिया। अरे मैं सर, क्यों ऐसे बात सार्वजनिक- करूंगा? ठीक है। ये कोई विषय होता है कि आप उद्धव ठाकरे ने जो किया है और जिस ढंग से लोगों पर राजद्रोह के मुकदमे किए, सर, आज आप- मीडिया पर जिस आपकी ढंग से राय है, किया है, उनकी राय है, नहीं, वैसे। राय नहीं है, फैक्चुअल सिचुएशन क्या है? फैक्चुअल है तो एक मैं भी जोड़ देता हूँ। फैक्चुअल Factual सिचुएशन चला क्या है है। भाई? बीजेपी शिवसेना को बहुमत आपकी मिली राय थी नहीं। नहीं? मैं पूछ रहा थोड़ा हूं, मिली थी? हाँ मिली थी। नेचुरल कल्मिनेशन क्या होना चाहिए? बीजेपी शिवसेना की सरकार होनी चाहिए। शिंदे किसके साथ गया है? किसके साथ गया? बीजेपी के साथ गया। तो सही कौन है? अगर सामान्य से फैक्चुअल की बात 2 साल करें, क्या कर रहे थे वहां? अब वो तो कई बार पार्टी के नेतृत्व में वो विषय उठ सकता है, लेकिन बिल्कुल हम कहना- वही विषय उठा रहे ये हैं सब केवल। विषय वही है जैसे 2015 में ना, आरजेडी ऐसे और जेडीयू में आप लोग साथ खींच मिलकर करके ले सरकार जा रहे हैं। अच्छा चलिए सर, चुनाव अभी महाराष्ट्र की आज राजनीति आप में दो अस्थिरता विषयों पर एक पैदा हो साथ गई टिप्पणी उससे। कर लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको पवार परिवार की बात बता रहा था। परिवार में दिवाली अभी आई तो अजीत पवार बिल्कुल अलग थलग दिखाई दिए। उनका बहुत बड़ा परिवार है। अभी समीर जी इस परिवार आपको बता देंगे डिटेल में, कितने लोग, कितने भाई, कितने बच्चे उनके। तो जैसे हम सब के यहाँ पर सामूहिक परिवारों में सब लोग रहे हैं कभी ना कभी जीवन में, तो वैसा दृश्य दिखता था, इस बार बिल्कुल नहीं दिखा। वो, उनकी पत्नी, उनके बेटे, अब उनके बेटे ये बात कह रहे हैं कि अब हो गया, ऐसा ही रहेगा, अब ऐसा। पार्थ पवार उनके बेटे हैं, तो उनकी बात जो है मैं आपको सुना देता हूं। और फिर इस पर सुप्रिया सुले का भी बयान है, और इनके एक और भतीजे हैं, रोहित पवार। ये भतीजे हैं या शरद पवार के पोते हैं? रोहित पवार, भतीजा। अच्छा, इनकी बात भी है। सुप्रिया सुले, रोहित पवार, पार्थ पवार। पहली बार जब हम स्प्लिट हो गए, ये मतलब पहली बार स्प्लिट होने के बाद ये हमारा पाड़वा हमने सेपरेट रखा है। लास्ट ईयर हमने पाड़वा नहीं रखा था, इस बार हमने डिसाइड किया है कि हम हमारा अलग रखेंगे। इसके अलावा इधर सवाल ये भी उठता है कि जब पवार परिवार स्प्लिट हुआ, खुद दादा ने कहा कि हमारा घर जो तोड़ने का काम शरद पवार ने किया, आप हमेशा से साथ में रहे। नहीं, पवार साहब ने घर फोड़ा ऐसे नहीं बोला, लोग ऐसे बोलेंगे, ऐसे वो बोला, समझे? और अभी दिस इज डेस्टिनी, इट इज़ हैपेंड, जो हुआ सो हुआ। अभी ये कंटिन्यू रहेगा, उनकी अलग पार्टी की पाड़वा रहेगा, हमारा पाड़वा ऐसे रहेगा, तो ये लाइफ लॉन्ग अभी रहेगा। तो पवार परिवार, जो महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है आपसे कि पवार परिवार एक है क्या अभी भी? देखो, हम सब जब फैमिली ओकेजन्स होते हैं, हम सब एक आते हैं, पर पॉलिटिकली हम अब सेपरेट हैं। पॉलिटिकली हमारे विजन्स, हमारे विचार सेपरेट है, पर एज अ फैमिली जब हम सब एक साथ शादी को मिलेंगे, बर्थडेज, ओकेजन्स जो भी, तो हम एक साथ मिलेंगे। ये अदृश्य शक्ति का यश है। दिल्ली की जो अदृश्य शक्ति है, घर फोड़ो, पार्टी फोड़ो, ये सब उन्हीं का कारनामे है। तो आपने सुना, पार्थ परिवार कह रहे डेस्टिनी है, ये तो एक नसीब घटना था, अगर यही होना था। एक घटना मैं बता दूं, जैसे ये शिंदे साहब वाली हुई, उससे पहले जब सरकार बनी थी, भोर में 7:30 बजे शपथ ग्रहण हुआ था। अजीत पवार, हाँ मतलब 7:30 बजे तो हो गया था, 7 बजे हुआ सुबह था। उठे तो हो गया तो वो घटनाक्रम क्या हुआ कि उससे एक रात पहले शरद पवार साहब, अजीत पवार साहब, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे साहब की बैठक हुई थी, जिसमें करीब करीब तय हो गया था कि गठबंधन की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस इंसिस्ट कर रही थी कि स्पीकर उनका होना चाहिए, उस पर थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो रही थी। तो उस बात पर शरद पवार उठकर चले गए मीटिंग से कि स्पीकर को लेकर बात खत्म हो गई, लेकिन था कि बात होगी, और उसी उनके पीछे पीछे अजीत पवार चले गए। उसके बाद जब घर पहुंचे शरद पवार साहब, तो उन्होंने फिर सब लोगों से बात की, भाई क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कांग्रेस के लोगों से भी और ये भी, और अजीत पवार साहब को फ़ोन किया। तो अजीत पवार साहब का फ़ोन बंद हो गया, रात में बंद हो गया, रात को बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया। अब काफ़ी कोशिश करते रहे, तो फिर किसी ने उनको बताया कि साहिब बोलते हैं पवार साहब को, तो साहिब दादा जो है वो कुछ वकीलों से मिलने गए हैं, कुछ केस है स्पेशल, तो उससे मुलाकात करने गए हैं, वो आपसे बाद में बात करेंगे, ये करके कहा। रात को 2 बजे तक शरद पवार पूरी एक्सरसाइज करते रहे कि भाई गठबंधन की सरकार बन जाएगी। सुबह जब वो सो रहे थे तो उनके पास फ़ोन आया एक एमएलए का, एनसीपी के, कि साहब को जगाइए। तो सुप्रिया जी भी वहीं रहती हैं कॉम्प्लेक्स में, सिल्वर ओक कॉम्प्लेक्स में, तो उन्होंने फ़ोन उठाया। तो उनको खबर मिल गई थी, उनके जो हस्बैंड थे वो न्यूज़ चैनल्स देख रहे थे, तो उस पर खबर आई थी कि ये शपथ ग्रहण हो रहा है। एमएलए ने शरद पवार साहब को जगा के कहा कि साहब वो अजीत दादा वहाँ पहुँचे हुए हैं राजभवन, और वहाँ फडणवीस साहब भी है, और शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है।
ठीक है। तो सुले, जो सुप्रिया सुले है, उन्होंने भी आकर उनको बताया, तो शरद पवार थोड़ा सा शांत रहे और वो एक तरह से शॉक में आ गए कि जो आदमी रात को, आपने जिस बात की ना कि भाई बेटे को भतीजे को बनाता है, तो वो तो भतीजे ही हैं उनके, है ना। और जो जिक्र समीर साहब की है, बिल्कुल वैसे के वैसे अजीत पवार के पास पूरी ताकत शरद पवार ने सौंपी थी, संगठन की, पार्टी की, कोऑपरेटिव की, सारा का सारा वो काम दिख रहे थे। लेकिन वो सुबह 7:30 बजे 7 बजे जब शपथ ग्रहण हो गया, तब शरद पवार साहब को पता चला कि ये काम हो गया। तो सत्ता बदलने में कोई बहुत ऐसी चीज नहीं। और ये जो आप बहुत ही फॉर्मल बातें करते हैं, पता नहीं पॉलिटिक्स पे शो करते हैं या क्या, कि आपने कहा कि आदर्श स्थिति ये कि शिवसेना और बीजेपी ने चुनाव लड़ा, ये इनके लिए सर, नहीं तो वो तो भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी और जेडीयू ने 2015 ये नहीं बोले, में बिहार 12 मिनट से नहीं बोलने बोले, दीजिए। 12 मिनट से नहीं बोले, बोलिए एक लाइन वो अब आप बोलिए सर, नहीं आप ही बोलेंगे, बोलिए आप। एक लाइन पूरी कर नहीं, मैं वो केवल वो आरजेडी और जेडीयू ने चुनाव लड़ा था 2015 में साथ मिलकर, फिर 2017 में बीजेपी और जेडीयू ने सरकार बनाई थी। नहीं सर, देखिए यहाँ आप गड़बड़ कर हर रहे हैं। जगह 5 से 15 तक आप चले गए, 5 से 15 तक का गैप कर दिया। छोड़ देते खैर हैं। इसको छोड़ देते हैं। हाँ, हाँ। ये अच्छा किया आपने कि अजीत पवार के बाद मुझे बोलने को कहा। तथ्य के तौर पर उद्धव ठाकरे इस स्थिति में थे ही नहीं कि सारे कार्यकर्ताओं से मिल पाते, मंत्रालय नहीं जा पाते थे, स्वास्थ्य वजहों से फेसबुक से वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते थे। उस वक्त एकनाथ शिंदे शिवसैनिक के तौर पर पूरी पार्टी को एक साथ रख रहे थे। जिस मुंह अंधेरे शपथ ग्रहण के बाद जब एक साथ शरद पवार को अपनी ताकत दिखानी हुई, तो शिवसेना का कोई एक नेता था जो बस लगवा रहा था, तो उसका नाम एकनाथ शिंदे है। उद्धव ठाकरे के पास और कोई व्यक्ति नहीं था। जब कहते हैं कि शरद पवार ने सब अजीत पवार को दे दिया, उद्धव ने सब एकनाथ शिंदे को दे दिया, नहीं दिया ना। उद्धव ठाकरे अपने बेटे के लिए सब तैयार कर रहे थे। उद्धव ठाकरे दिख रहा था कि कुछ भी नहीं देंगे एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे को हमेशा उस दरवाजे के बाहर अपॉइंटमेंट लेकर ही जाना पड़ेगा। हर व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती। आप घर में भी किसी को कुछ देंगे, पिता तो हर बेटे को कुछ देता है, लेकिन एक समय के बाद आप अगर उसको सब कुछ लगे कि नहीं नहीं मेरा ही दिया हुआ है, तो वो भी रिवोल्ट करता है। और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ये पॉइंट पर्सन थे दोनों पार्टियों को। दोनों को लग रहा था कि उनके जो नेता हैं वो उनको जरा सा भी निर्णय लेने वाला हिस्सा नहीं दे रहे। ये असली लड़ाई है। फिर उद्धव ठाकरे और अमित शाह के अहंकार की लड़ाई। ये कोई जिसको कहते हैं ना, कोई वैचारिक नहीं था। लेकिन हां, जब आप कहेंगे कि वैचारिक धरातल पर अब कौन खड़ा है, तो ये तो सब जानते हैं भाई, उधर धोखा देके आए लेकिन उनके साथ 40 आ गए। वैचारिक तौर पर अब उद्धव ठाकरे कहां खड़े हैं, ये सवाल तो खड़ा नहीं, मैं पहले वाली बात पर आप दोबारा पूछना चाहता हूं। आपने कहा ये निर्णय लेने वाली क्षमता नहीं देना चाह रहे थे। बिल्कुल। दोनों पार्टियों के प्रमुख हैं, उनकी बनाई हुई पार्टी। चलिए उद्धव ठाकरे को पिता से सर, पार्टी मिली, शिवसेना के लेकिन गम के इतिहास परिवार में की पार्टी। एक लाइन जोड़ दूं, शिवसेना के इतिहास में कब किसी को निर्णय देने की परमिशन मिली? छगन भुजबल को नहीं मिली, पार्टी छोड़ के चले गए। नारायण रेड्डी को नहीं मिली, वो छोड़ के चले गए। घर के भतीजे राज ठाकरे को नहीं मिली, वो पार्टी छोड़ के चले गए। सारे नेता छोड़ के, वो तो पार्टी में तय है कि बाल ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे लेंगे, उद्धव के बाद शरद पवार के होते हुए कैसे कोई और विधायक दल की फैसला बैठक की एक बात जोड़ दूं, विधायक दल की बैठक की जो बात है कि एकनाथ शिंदे को विधायक का नेता बनाया गया, तो पार्टी के अंदर विधायकों ने कहा था कि आदित्य ठाकरे को विधायक दल का नेता बना दीजिए, इन्हें मंत्री मत बनाइए, विधायक दल का नेता बनाइए, पार्टी देखेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि नहीं, वो मंत्री बनेंगे, एकनाथ शिंदे सीनियर लीडर है, एकनाथ शिंदे विधायक दल के नेता बनेंगे, आदित्य ठाकरे नहीं बनेंगे। विधायक तो आदित्य ठाकरे का नाम पर प्रस्ताव किया था, ये उद्धव ठाकरे थे जिन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे बनेंगे। बाला साहब ठाकरे के समय में बाला साहब को मुख्यमंत्री नहीं बनना था। ये बेसिक फर्क समझिए। जब आप लड़ाई लड़ा रहे होते हैं, जब आप पार्टी में थोड़ा ऊपर बैठ के निर्णय लेते हैं, तो आपको निष्पक्ष माना जाता है। जब आप स्वयं उस लड़ाई में कूद गए, आप मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए, तो फिर आप बराबर आके खड़े हो गए। उद्धव ठाकरे उस कुर्सी से नीचे उतर के एकनाथ शिंदे के नजदीक आए। अब उसके आगे की बात, किसी भी जगह पर राजनीति में, और ये कैडर आधारित पार्टियां नहीं है, इनका अपना दूसरे तरह का कैडर है। वो कैडर एक समय के बाद देखता है कि क्या वो ताकत रह गई क्या, तो उद्धव ठाकरे की वाणी, उनके कर्म, उस सब में वो ताकत नहीं रही। जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का बंटवारा हुआ, तो बाला साहब ठाकरे का वरद हस्त था। अब वो वरद हस्त गायब हो गया। आप ये जो कह रहे हैं, इससे मैं भी सहमत हूं कि एकनाथ शिंदे को सब कुछ दिया, अजीत पवार को सब कुछ दिया, लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए, सिर्फ एक लाइन की बात, अगर अजीत पवार को स्वयं शरद पवार कहते, आपको याद है जब शरद पवार ने कहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सबको याद रहनी चाहिए, मैं अब त्यागपत्र देता हूं, 2-3 लोगों की कमेटी बना देता हूं, और सब करके सबने कहा नहीं रुक जाइए, तो जल्दी से अजीत पवार ने माइक ले लिया, कहे अब आप लोग इस पे पुनर्विचार के लिए मत कहिए, उनको बाध्य मत करिए ये। अब सोचिए, आपको ये दिख रहा है भाई, आप मतलब सत्ता के लोभ में शरद पवार ऐसे हो गए।